जहरीली शराब कई जिंदगियां निकल गई। जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद 44 हो गई है। जहरीली शराब। अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। नियो पाकिस्तान में उमूमन हम मंगल के रोज कोशिश करते हैं कि किसी न किसी मुआशरती मसले को लेकर बात की जाए और एक नशिस्त लगाई जाए जिससे हम सब मुस्तफीद हो पाएं। आज हम बात कर रहे हैं जिस मसले की वो यकीनन नया नहीं है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर साल या हर कुछ माह बाद इस किस्म का वाक़या कोई रूनुमा होता है कि जब जहरीली शराब किसी खास इलाके में या शहर में पाई जाती है और उससे कई अमवात हो जाती हैं। हत्ता कि ये कि किसी खास इलाके के तो पूरी की पूरी नौजवान नस्ल ही हमने ख़त्म होती हुई देखी। टूबा टेक सिंह का वाक़या जिसमें लगभग 50 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए और ये वो लोग थे कि जिनके पास शायद परमिट्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान में विलायती और देसी दो तरह की शराब चूँकि मौजूद हैं, ऐसे में गुंजाइश है या गुंजाइश पैदा की गई है, कैपेसिटी कितनी है, इस्तेमाल कितना है और कच्ची शराब होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये बात करेंगे कि कच्ची शराब किस हद तक नुकसानदेह है, किन किन चीज़ों से बनती है, कैसे ख़तरा महसूस किया जा सकता है और अगर किसी को शराब की आदत पड़ चुकी है जो कि किसी तरह ठीक नहीं है तो उससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। अपनी मदद आपके तहत हम इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब अफजल साहब को, जो कि हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जनरल हॉस्पिटल लाहौर के। डॉक्टर साहब की खास बात यह कि ये काफ़ी मौजूआत पर बात कर सकते हैं, ना सिर्फ नेफ्रोलॉजी। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। और डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बेस्ट जानते हैं रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को। डॉक्टर साहब थैंक यू। एंड किरण अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और किरण अंजुम जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, कॉलम नवीस से समाजी कारकुन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, बहुत कुछ है इनके प्रोफाइल के साथ, यकीनन खवातीन के लिए इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस किरण। बिफोर वी स्टार्ट हमें सबसे पहले बताइए कि कच्ची शराब होती क्या है, कॉम्पोजिशन इसका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो असल शराब है उसके नाम तो बहुत सारे लोग जानते हैं, विस्की, वोडका, रम, जो सी कच्ची शराब है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें सोच लेनी चाहिए, फिर हमें समझ आएगी कि आजकल ये क्यों और कैसे बन रही। कच्ची शराब को किसी ज़माने में अंग्रेज़ मूनशाइन कहा करते थे। मूनशाइन इसलिए नहीं कि वो ज़रूरी तौर पे रात को ही बनती थी, इसलिए कि स्मगलर्स जो उनसे इंग्लैंड में थे वो कॉर्न को स्मगल किया करते थे इंटीरियर ऑफ इंग्लैंड की तरफ। वो इतना अच्छा बिकता नहीं था, तो उसमें वो करते ये थे कि वो रात को उसको डिस्टिलेशन के लिए डालते थे, फिर उसमें यीस्ट डालते थे क्योंकि शराब बनाने का उनको तरीक़ाकार आता था। तो अल्टीमेटली उसमें से अगर वो एक ख़ास हद तक डिस्टिल नहीं होती थी और उसे प्योरीफाई नहीं किया जाता था तो उसके अंदर एक मटेरियल ज़्यादा बन जाता था जो मेथनॉल है, जो नॉर्मल बाय प्रोडक्ट भी है लेकिन आम शराब में वो बहुत थोड़ी मिकदार में बनता है और रिमूव कर लिया जाता है। अच्छा। अब उसके पीने से उस दौर में भी, ये हम काफ़ी सदियाँ पुरानी बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के ब्लाइंड होने की रिपोर्ट्स आज तक मौजूद है लिटरेचर में। जी। वो पिया, किसी ने, किसी को नज़र आना बंद हो गया। तो ये मेथनॉल की ज़्यादती से होता है? मेथनॉल की ज़्यादती से एक चीज़ होती है। ठीक। अब उसके बाद वो चीज़ तो तब चली गई जिसमें उन्होंने असल शराब बनाने की कोशिश में ही ये गलती की और नतीजतन ये बन गए। अब जहाँ हम आते हैं पाकिस्तान में क्या सिनेरियो चल रहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर जो बनाने वाले हैं उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं। जो स्पिरिट्स के नाम से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि वार्निश, जो सी ये लकड़ी पे, जी जी, अच्छा। जो फर्नीचर पे यूज़ होती है। इसके अलावा आफ्टर शेव के अंदर भी मेथनॉल होता है, वार्निश के अंदर भी मिल जाता है। इसके अलावा हमारी गाड़ियों के अंदर, अगर हम सबको याद हो तो गर्मियों में हम एक चीज़ डालते हैं जिसे कूलेंट कहते हैं, वो एंटी फ्रीज कहलाता है और उसी में भी एक शराब की मिकदार होती है जिसे इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। अच्छा, इनका जिक्र क्यों इसलिए किया जा रहा है कि इथिलीन ग्लाइकोल का मैं साथ ये बताता हूँ कि लोगों के जहन में आएगा कि एंटी फ्रीज या कूलेंट डालते हैं तो वो सब्ज़ रंग का अमूमी तौर पे होता है,
वो इसलिए होता है कि उसमें फ्लोरेसिन डाला जाता है ताकि रेडिएटर लीक करे तो पकड़ा जाए। असल में उसका कलर नहीं होता, शराब की तरह की स्मेल करती है और उसी की जायका भी इनिशियली वैसा ही आता है। अब इसके अलावा 3 और अल्कोहल्स भी हैं जिसका थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डाइएथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ये जो बाकी 3 किस्में हैं ये रिलेटिवली रेयर हैं। पाकिस्तान में अभी तक जितनी अमवात हुई या जिन लोगों ने अपनी बिनाई से हाथ धोए वो ज़्यादातर मेथनॉल या इथिलीन ग्लाइकोल के ज़रिए थी। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक बंदा जिसने शराब पी, कच्ची शराब पी, अब अमूमी तौर पे गरीब जैसा तबका है ये उससे ताल्लुक़ रखता है। जो अमीर लोग होते हैं अगर वो शराब नोशी करना चाहते हैं तो वो ब्रांडेड शराब मिल सकती है, ये हमारे बड़े बड़े होटल्स को परमिट मिले हुए हैं, बड़ी आसानी से ले सकते हैं। गरीब लोग ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ पे सस्ती मिले और वो उन्हीं बोतलों में किसी की घर की बनाई हुई शराब होती है। अब होता ये है कि वो जो बनाने वाला है उसने उसको उस रिक्वायर्ड डिग्री तक ना गर्म किया ना प्योरीफाई किया। अब उसके बाद पी ली, पीने के बाद इनिशियली होता ये है कि थोड़ी उल्टी आई, थोड़ी सी सेडेशन हुई, चक्कर से आए और पेट में दर्द हुआ। अब इसके बाद एक बड़ा ख़तरनाक सा पीरियड आता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। मैं इसको ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि मरीज़ इसमें रीश्योर हो जाता है कि भाई वो जो थोड़ा बहुत मामला था वो ठीक हो गया। अच्छा, इसे इनिशियल पीरियड और उसके बाद लेटेंट पीरियड कहते हैं। अब इस लेटेंट पीरियड में जिसमें कोई ख़ास अलामतें नहीं आ रही, यही वो पीरियड है जिसमें जानलेवा अमल जिस्म के अंदर जारी है। तो पहले 6 से 12 घंटे में थोड़े सिम्टम, अगले 12 घंटे में हो सकता है कोई सिम्टम ही ना हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिसकी डिटेल में अगर जाएं तो लबलबा फेल, आँखों की बिनाई का चला जाना, गुर्दे का फेल हो जाना, इसके अलावा चक्कर का आ जाना। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ऐसे मरीज़ अगर सही इलाज हो भी जाए, हम इलाज की तरफ आएंगे, सही इलाज हो भी जाए जो मेथनॉल यूज़ कर चुके हैं तो बाज़ कुछ अरसे बाद इनको राशे का मसला हो सकता है क्योंकि दिमाग में एक ख़ास एरिया डैमेज कर देते हैं जैसे बेसल गैंग्लिया का। ठीक है, और जिनकी जान जाती है वो भी इंतहाई तकलीफदेह अमल के बाद। जी हाँ, और उसमें इलाज की अगर आप अभी बात करना चाहते हैं, इलाज की हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर सदाकत, क्या वो चीज़ है जो हमें इस लानत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा? व्हाट इज़ रॉन्ग विद अस एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी? देखिए, 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें किसी भी मुआशरे में शराब नोशी बहुत आम हो सकती है। एक ये कि वहाँ शराब आसानी से मिलती हो, और दूसरा ये है कि लोगों की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। फैशन भी इसमें शामिल है। जब इर्द गिर्द बड़े लोग शराब पीते हैं तो लोगों को यूँ लगता है कि ये बड़े लोग इसलिए हैं कि ये शराब पीते हैं, ये शराब पीने की वजह से ये ऊंचे तबके में मौजूद हैं। जबकि ये बाद की डेवलपमेंट होती है। अमूमन लोग जब तरक्की की मंजिलें तय करते हुए एक ख़ास सतह से ऊपर आते हैं तो उनका मेल जोल ऐसे लोगों से होता है जो शराब पी रहे होते हैं। तो वो उनको जब ऑफ़र की जाती है तो वो ऐसे लोगों की तरफ से होती है जो कि वो कबूल करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप किसी बड़े आदमी के मेहमान होते हैं या उसके साथ होते हैं तो फिर आप उसकी मर्ज़ी पर चलना अपनी नफ्सियाती मजबूरी ये होती है। अब दूसरी तरफ यह है कि लोगों को स्ट्रेसेस हैं। अब पहले की निस्बत 50 साल पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। अब हम एक दिन में कई दिन जीते हैं, बहुत सी खबरें सुनते हैं, हमारे राब्ते बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पहले होता था किसी से कोई गिला शिकवा हो तो आपका राब्ता होते होते गुस्सा ठंडा हो जाता था, लेकिन अब 1 मिनट में राब्ता हो सकता है और मामला और भी गर्म हो सकता है। फिर इससे जो एक तनाव पैदा होता है, लोगों को नहीं अंदाज़ा कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जैसे कि मूड मैनेजमेंट करना या अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना, अपने ज़हनी ख़यालात की रॉ को थोड़ा सीधे रास्ते पे लाना या जज्बात को कंट्रोल करना, रवैयों को कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट के साथ तालमेल रखना, दूसरे लोगों के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखना, ये चीज़ें पहले की निस्बत थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। लिहाजा उसका एक आसान हल, जैसे बटन दबाते ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और शराब के जो 3 असर हैं बुनियादी तौर पर, इसके लिए लोग अरसा दराज से शराब के दीवाने हैं। एक है कि ये रिलैक्स करती है, दूसरा ये आपका एतमाद ऊपर ले जाती है, तीसरा ये आपको थोड़ा मेहरबान भी कर देती है। ये तो शराब के नॉर्मल असरात हैं। लेकिन जिन लोगों को अल्कोहलिज्म हो जाता है
उनको बस इसकी एक झलक ही नज़र आती है और फिर उनके लिए रुसवाई के अलावा और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। उनसे बोला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, वो तमाशा बन जाते हैं और वो देखने वालों के लिए इबरत का निशान भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद चूँकि बहुत कम होती है, ये 10% होते हैं शराब पीने वालों में से जिनका हशर बुरा होता है, और 90% लोग इसको एंजॉय करते रहते हैं और उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं उठाते। ठीक है किरण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो भी वाक़या पेश आया, आप एक बड़ी हसास शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि एक हसास शख्स इतने कुछ काम एक साथ कर सकता है, लिख भी सकता है अपने जज्बात को। कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को आप? पंजाब भर में अक्सर ये वाक़यात रूनमा होते हैं और इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की तमाम बातों से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि ये लोग जो एडिक्शन, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एडिक्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ओकेजनली ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन इनको मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एज अ समाजी कारकुन जब मैं इनको देखती हूँ तो माशरा इनको सिर्फ डिसअपॉइंट कर रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के ही कारिंदे इनको उठा के जेलों में डाल देते हैं और फॉर नथिंग ये वहाँ पे कुछ लोग तो निकाल लिए भी जाते हैं, कुछ लोग वहीं बैठे रहते हैं और इनके लिए फिर कोई, क्योंकि बैकअप इनके पास होता नहीं है, पैसे इनके पास होते नहीं हैं, बहुत गरीब घरानों से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में इनको पता चलता है कि इनके पास ना ही इनकी बेल कराने के लिए कुछ है, फिर हम जैसे लोग आगे होते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे लोग जो जेलों में जा रहे होते हैं, उस एरिया के डीसीओज़ को, ईडीओज़ को, वहाँ के जो हॉस्पिटल कैमसेस हैं, इनको कम से कम इतनी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए कि इनको निकाल के इनका थोड़ा बहुत इलाज किया जाए। अगर ये कोई हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का काम कर रहे हैं, तो इनकी पुश्त पनाही ना की जाए, इनको देखा जाए कि इनको कैसे हम मज़ीद सही कर सकते हैं। होता ये है कि वहाँ पे मज़ीद इनको और एक डिप्रेशन में डाल दिया जाता है। कुछ लोगों को तो कहा जाता है ये अब ऐसे है, ये शराब पी रहा है, बुरे हालात हैं इसके, इसको उठा के या तो जेल में फेंक दिया जाए। और दूसरा, इनकी कैटेगरी, जो कच्ची शराब पीने वाले लोग हैं, इनकी कैटेगरी बहुत लो होती है। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, मज़दूर लोग होते हैं और इस सेंस में इनके पास पैसा होता नहीं है और इनके पास बिल्कुल कोई सपोर्ट है ही नहीं कि इनके साथ कोई मोरल सपोर्ट की जाए या फिनेंशियल सपोर्ट इनको की जाए। अभी लास्ट एक वाक़या हुआ हॉस्पिटल में मेरे साथ, डीसीओ शेखुपुरा ने इसी तरह 26 को आके वहाँ से फॉर नथिंग 6 बंदे उठाए और उठा के उनको जेल में डाल दिया। एडिक्शन नहीं थी, ना उन्होंने पी रखा था, सिर्फ ये कि वो गरीब लोग थे और इस किस्म की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, इजीली एक्सेसिबल थे जी, कहते हैं। उनको उठा के डाल दिया गया। उसके बाद जब मुझे पता चला 12:30 बजे के करीब, मैं वहाँ लाहौर से ट्रैवल करके वहाँ गई हूँ। SHO साहब से पूछा, सर कि बताइए इनको डाला क्यों गया? तो उन्होंने कहा जी अगर आप मुझे फोर्स करेंगी तो मैं इन पे मज़ीद कोई झूठे मुकदमे डाल के इनको जुडिशल कर दूंगा। आप कोशिश करें कि आप कोशिश करें कि जो DCO साहब इस वक्त फादर हैं यहाँ के शेखुपुरे के, उनसे बात करें। खैर तकरीबन 4 से 5 घंटे में कोशिश करती रही उनसे मिलने की, लेकिन उन्होंने मुलाकात का टाइम नहीं दिया। रात 11:30 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं जी मैडम अगर आपने इनको निकालना है तो आप लिख के दीजिए कि ये कुछ नहीं करेंगे। और तकरीबन 20 से 25 लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके सामने कहते हैं कि बताएं मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं ऐसा उन्होंने कुछ किया ही था। मैंने कहा जी सर इन्होंने 6 लोगों को फॉर नथिंग उठा के जेल में डाल दिया। ये तो सिस्टम है ना किरण, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और इस पे वैसे शर्म आनी चाहिए जो भी लोग ये करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे मेहमान बहुत खास हमारे साथ मौजूद है, मौजूद संजीदा है लेकिन बहरहाल खाना पीना भी हो रहा है साथ साथ ऑप्शंस का। लेट्स गो एंड चेक इट। एनी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, आप क्या बन रहा है आज भाई यहाँ पे? आज बन रहा है ब्लैक पेपर चिकन और इसके साथ जो है स्वीट कॉर्न सूप और जो है इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, चिकन बोनलेस लिया है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर हो गया है, 2 अंडे हैं, वाइट पेपर आ गई है, ब्लैक पेपर और चाइना सॉल्ट। अच्छा, वेरी सिंपल। इसको बिल्कुल से मैरिनेट करके बस मैं से फ्राई करके निकाल लूँगी और इसके साथ जो है चॉकलेट मूस पेस्ट्री है और रशियन सैलड। वाह, और सूप कब बन रहा है? सूप बस रेडी है, सूप रेडी नहीं है अभी, स्टार्ट तकरीबन हाँ। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक, न्यू पाकिस्तान पे वील बी राइट बैक। अगर आपके कोई सवालात हैं तो जरूर कीजिए प्लीज। वेलकम बैक जी, न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कच्ची शराब के साइड इफ़ेक्ट्स की। इसके अलावा हम ये भी बात करें कि जिन लोगों को शराब की आदत हो जाए, अल्कोहलिज्म की तरफ वो बढ़ने लगे, तो उनके घर वाले या उनके इमीडिएट जो भी जिससे उनका ताल्लुक है उनको कैसे टैकल करें। अब हम इलाज की बात करें, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कौन से वो इब्तिदाई सिम्टम्स होते हैं कि जब हमें लगे कि नहीं हमने गलत शराब पी ली और हमें फ़ौरन से उसका इलाज करना है, और क्या इलाज पॉसिबल है? ठीक।
अलामतों पर भी जाने से पहले तो ये गौर कर लें कि जो शराब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो अमूमी तौर पे जिस बोतल में डाली जाती है वो असली शराब की नकली फॉर्म होती है। अच्छा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो असली शराब ही हो। अब दूसरी चीज़ है, अगर आपने पी ली है और उसके फ़ौरन बाद आपको आंखों का धुंधलापन, उल्टी की शिकायत, मतली का होना, पेट में दर्द का होना, चक्करों का आना, या कई दफ़ा लूज़ मोशन भी उसमें लग जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में पी ली, इसकी टॉक्सिक अमाउंट होती है, दरअसल वो हम लोगों को बताने का इतना फ़ायदा तो नहीं, लेकिन 60 ml अगर मेथनॉल मौजूद है और टोटल ड्रिंक 60 ml, वो तो डाइल्यूट की होती है ना उन्होंने एक एंटी फ्रीज डाला और उसके बाद 5 लीटर के पानी में डाला और उसके बाद डिस्टिल करके उसको बना दिया। अब लेकिन अगर सारी की सारी वो 60 ml किसी के अंदर चली गई है तो वो टॉक्सिक डोज है। उस सूरत में हो सकता है पहले 12 घंटे में उसको मिर्गी की तरह के दौरे पड़ जाए और वो बेहोशी में चला जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो पीरियड आता है जिसमें लेटेंट पीरियड होता है कि वो रात को पी, सुबह जब उठे तो हल्की सी सरदर्द थी लेकिन वो उल्टियाँ रुक गई, तो उन्होंने कहा चले शुक्र है कोई फूड पॉइजनिंग हुई होगी। लेकिन ये वो टाइम है जब डॉक्टर को दिखाना है। एग्जैक्टली। तो वो ये समझते हैं रात को शादी के बाद या क्रिसमस के बाद या किसी चीज़ के बाद रात को खाना खाया होता है, बाहर से ही मुँह तौर पे खाया होता है, तो वो समझ बैठते हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई थी, आज मैं ठीक हूँ, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन वो शाम के वक्त तक सूरत हाल ये होती है कि वो जो सिम्टम पिछले थे अब उससे 3 गुना सिम्टम्स दोबारा आ चुके हैं और इसके बाद अब शदीद पेट में दर्द। और अगर फ़र्ज़ करें मेथनॉल से बनी हुई शराब पी है आपने, तो उस सूरत में आपको नज़र आना ही तकरीबन बंद होता है। पहले कलर विजन जाती है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होना शुरू। इलाज है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इलाज की तरफ मैं आता हूँ। दूसरी चीज़ कि मेथनॉल अगर प्योरीफाइड है और मेथनॉल ही है जो आपकी नकली शराब जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अमूमी तौर पे गुर्दे फेल नहीं होते। आपने शुरू में बताया कि मैं बात कर लेता हूँ। मसला ये है कि मेरी राय में सस्ती शराब का प्रॉपर इलाज है ही डायलिसिस के ज़रिए। मैं उसकी तरफ आता हूँ और क्यों वो भी बताता हूँ। दूसरे नंबर पे अब मैं मेथनॉल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गुर्दे फेल नहीं हुए, लेकिन इसका भी इलाज पाकिस्तान में सबसे बेहतर और जान बचाने वाला वो डायलिसिस है। दूसरी तरफ इथिलीन ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं, ये एंटी फ्रीज वाली है, कुछ और चीज़ों में भी होती है। इसमें गुर्दे का फेलियर आ जाता है तो लोगों की नेचुरल टेंडेंसी बनती है वो नेफ्रोलॉजी को बुला लेते हैं। लेकिन मेथनॉल में अमूमी तौर पे हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता और वो पेशेंट जो उनसा है जब हमें बताया जाता है अल्टीमेटली उस वक्त तक वो इस काबिल नहीं होता कि किसी भी इलाज को सब्जेक्ट किया जा सके। 2 दवाइयाँ हैं, एक ये कि फोमेपिजोल नाम की एक दवाई होती है जो IV प्रेपरेशन है, लेकिन मेरी इतला और रिसर्च के मुताबिक वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। दूसरी इसी जो सस्ती शराब पी ली है इसके इलाज में अगर आपको सरप्राइज़ हो, असली शराब देने से इसका इफेक्ट कम हो जाता है। महंगे वाली और उसमें IV प्रेपरेशन जो उनसी है इथेनॉल IV प्रेपरेशन बुराई को बुराई मारती है, बुराई को लोहे को लोहा मारता है, वट यू से यहाँ। लेकिन साइंस की तरफ आते हैं। इसमें इशू ये है कि IV प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल जो सी है वो पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। अब ओरल के साथ डाइल्यूटेड फॉर्म में मैंने कुछ पेशेंट्स का इलाज किया हुआ है एंड इट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल और इसमें केस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मेरी एक रिसर्च भी छप रही है, इंशाल्लाह ताला अगले महीने वो छप जाएगी, जिसमें मेथनॉल के कुछ कंट्रास्टिंग केस के मैंने रिपोर्ट किए हुए थे। अच्छा, उस केस को मैं यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे शायद हम लोगों को समझ आए कि अगर डॉक्टर कोई इलाज बता रहा होता है और वो समझ गया है सारी चीज़ को तो क्या करना है। नंबर 1, अगर पेशेंट की आपके पास हॉस्पिटलाइज आया है और इस तरह की हिस्ट्री है तो मैं डॉक्टर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या करवाना। अमूमी तौर पे जब इस तरह का उल्टी और लूज मोशन की बारी आती है तो एक टेस्ट होता है ABGs, वो नहीं करवाया जाता, वो गुर्दे के फेलियर के मरीज़ों का करवाया जाता है। लेकिन इसमें अगर वो नहीं करवाया जाएगा और सीरम में ओस्मोलल गैप नामी एक टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, ये चीज़ डायग्नोज नहीं हो सकती। और इस गलत फहमी में कि ये फूड पॉइजनिंग और इससे तबीयत खराबी है, वो टाइम गुजर जाएगा जिसमें उसकी जान बच सकती थी एंड ही विल डाई। तो ये इमीडिएट टेस्ट है। इमीडिएट टेस्ट ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ओस्मोलल गैप और एनाइन गैप। जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं वो ये समझ जाएंगे कि ये करवाना। अब इसमें अगर pH 60.3 से नीचे हो, बाइकार्बोनेट 20 से नीचे हो, आंखों में धुंधलापन आ जाए या गुर्दे की कारकर्दगी कम हो जाए, चारों सूरतों में डायलिसिस फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए। अच्छा, ये डायलिसिस जो है ये दूसरे डायलिसिस से मुख्तलिफ है कि ज़िंदगी भर नहीं करवाना पड़ेगा? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब इसमें वो मैं उस स्टोरी की तरफ आता हूँ जो इसका मैंने जिक्र किया। मेरे पास सबसे पहले जो 2 केस आए मैं उसका बताता हूँ। एक केस मेरे पास ऐसा आया, मैं आइडेंटिटी नहीं ज़ाहिर बताऊँगा किसी की वजह से। वो एक स्वीपर था
और क्रिसमस के दिनों में उसने शराब पी। उसके बाद जब वो हमारे पास आया तो मैंने, ये बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 8 साल पुरानी शायद या 7 साल पुरानी, मैंने उसे डायलिसिस ऑफर की। अब डायलिसिस उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब डायलिसिस एक दफ़ा करा लेते, मैं ज़िंदगी भर वास्ते फंस जाऊँगा। अब अनफॉर्चुनेटली उसकी सिर्फ मेथनॉल पॉइजनिंग थी, गुर्दे फेलियर नहीं थे, ही लॉस्ट हिज आइज़, ब्लाइंड हो गया हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद। अच्छा, एक दफ़ा ब्लाइंड हो जाए तो सही नहीं हो सकता, यू कैन रिवर्ट। मैं उसकी भी तरफ आ रहा हूँ। ये वाला पेशेंट ब्लाइंड हो गया और ये तमाम आई की कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हुआ। अब एक दूसरा पेशेंट जो इमीडिएटली इसके बाद आया, वो एक जवान था और वो मुसलमान था वैसे, उसने शराब पी और उसके बाद अगले दिन जब हमारे पास आया तो इत्तेफाक से ये हुआ कि जब उसकी सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी, एक कोई अक्लमंद मेडिकल ऑफिसर था, उसने ABGs करवा ली, हमें कॉल किया गया, उस पेशेंट को डायलिसिस ऑफर किया गया, वो मान चुका था। अब इसकी हालत जब बच्चे की, जिसको मैंने डायलिसिस किया, इसकी रिसीविंग पे उससे बहुत बुरी थी जो वो दूसरे पेशेंट की थी। लेकिन डायलिसिस के बाद अब वो बच्चा, सिर्फ एक दफ़ा उसका डायलिसिस हुआ, उसके बाद उसकी विजन अगले 6 महीनों में ठीक हो चुकी। अब वो एक दुकान चला रहा है, वो ड्राइविंग भी करता है और शायद उसकी रिसेंटली शादी भी हो चुकी है। अगर दूसरे पेशेंट और इसको कंपेयर किया जाए, एक चीज़ को मानना और एक चीज़ को ना मानना, नतीजा कितना डिफरेंट है कि वो पेशेंट, उसने जॉब छोड़ी और अल्टीमेटली एक बंदा MI के साथ उसकी वफात हो चुकी, फैमिली स्ट्रेसेस की वजह से। ओह माय गॉड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो आप लोग हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग क्या क्या डील करते हैं। डॉक्टर सदाकत, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स अल्कोहलिक है कि नहीं? लोग नहीं मानते, कहते हैं हम जब चाहे छोड़ दें, जब चाहे शुरू कर दें। अल्कोहलिक कौन होता है, कितनी दफ़ा पीने वाला? ये कितनी दफ़ा की बात नहीं कि इतनी दफ़ा कोई पिएगा तो अच्छा। वो अल्कोहलिक हो जाएगा। शराब पीने के कुछ अरसे बाद, अब ये कुछ अरसा 1 माह, 1 साल या 10 साल या 15 साल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसकी जीन्स में जो शराबियत है या अल्कोहलिज़म है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि लोग अल्कोहलिक होते हैं जीन्स की वजह से, ये जेनेटिक्स है। लोग शराब पीते हैं माहौल की वजह से, किसी के कहने से लोग शराब पीते हैं, या इत्तफाकन लोग शराब पीते हैं एयर ट्रैवल में या कहीं दुनिया में किसी होटल में जाके ठहरे तो वहाँ फ्री में शुरू में शराब मिलती है। तो लोग शराब पीते हैं बेशुमार वजूहात से, लेकिन लोग अल्कोहलिक होते हैं जीन्स की वजह से कि अगर उनकी जीन्स में ये बात मौजूद हो कि शराब पीते पीते उनका शराब का निज़ाम बिगड़ जाएगा तो वो शराब पीते पीते अल्कोहलिक हो जाएंगे। ये डायबिटीज़ की तरह है जो कि जीन्स में होती है। फिर हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं जो डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं। तो एक तो बात यह है कि जितनी छोटी उम्र में कोई शराब शुरू करता है उसके अल्कोहलिक होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होते हैं। और आजकल शराब पीने की उम्र 12-14 साल हो गई है, यानी घरों में पार्टियाँ होती हैं और मंगनियों मेहंदियों पे डांस प्रैक्टिसेस पे शराब चल रही होती है। का पीयर प्रेशर भी डॉक्टर साहब और बहुत उस है। वक्त सब एक दूसरे को इनकरेज कर रहे होते हैं। बुजुर्ग आंखें मूंद लेते हैं और उनकी चलती भी कोई नहीं, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खामोशी से वहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा जितने भी अच्छे स्कूल हैं, यानी जो स्कूल जितना अच्छा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी अच्छी है, उसका उतना ही बेड़ा गर्क है, क्योंकि वहाँ शराब के हवाले से माहौल बहुत बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है। और क्योंकि वहाँ जो रोल मॉडल हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी इसे बुरा नहीं समझते, तो वो इनकरेज करते हैं, तो सारे बच्चे उनका रुझान इस तरफ हो जाता है। लिहाजा जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, जिन्हें अपने बेहतरीन होने पे, हम बेहतरीन समझते हैं, जिन्हें अपने बेहतरीन होने पर नाज है, अगर आप देखें तो वहाँ अल्कोहल और ड्रग्स का माहौल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अल्कोहलिक कौन होता है, दूसरा कैसे बता सकता है? अगर कोई शराब पी के थोड़ा बेहतर रवैयों का मुजाहरा कर रहा है और पहले से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, तो वो अल्कोहलिक नहीं है। अल्कोहलिक वो है जो शराब पीता है तो उसे एक झलक सी महसूस होती है मज़े की, उसे अच्छा लगता है और उसे सब कुछ थोड़ा भला लगता है, तो थोड़ी देर के बाद उसको फिर बदमज़गी आना शुरू हो जाती है और मज़ा जो है वो फिज़ल आउट होना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे पे एक टॉक्सिक लुक आती है और वो थोड़ी तल्ख बातें करने लगता है। उससे बात करना मुश्किल हो रहा है, उससे चलना मुश्किल हो रहा है और वो अगले पिछले शिकवे निकाल रहा है, वो पुरानी बातें और गिले शिकवे निकाल रहा है और ये वो बात रेपिटेटिवली करे जा रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में ला के लोगों के आराम में भी मुखल हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं कि वो ड्राइविंग करने पे इसरार करता है जबकि दूसरे लोगों को नज़र आ रहा है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकता और वो बेमकसद सड़कों पे घूमता है और बीवी को मजबूर करता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो ये निशानियां अल्कोहलिक की हैं।
अच्छा, सादा जो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको किसी पर नज़र पड़े और आपको अनोखा अजीब लगे शराब के हवाले से, रूल ऑफ थंब ये है कि जहाँ आँखों में आपके शक आ जाए, जहाँ उंगलियाँ उठने लगें, तो आप समझे कि ये अल्कोहलिज्म का आगाज़ है। इसमें फिर दो चीज़ें हैं। एक है माइक्रो अल्कोहलिज्म, जो होता है कि देखने में तो ठीक लगता है पर कारकर्दगी में थोड़ा सा फ्लॉ आ जाता है। एक होता है मैक्रो अल्कोहलिज्म, जिसमें ना वो देखने में ठीक लगता है, ना कोई कारकर्दगी का सवाल ही नज़र आता है। जैसे कि अगर किसी को माइक्रो अल्कोहलिज्म हो तो वो देखने में बिल्कुल ठीक नज़र आएगा, लेकिन अगर वो एक सर्जन है, ख़ास तौर पर एक न्यूरो सर्जन है या आंखों का सर्जन है, तो उसके अंदर मामूली सा वो जो फ्लॉ आता है अल्कोहलिज्म से, जो कि एक टॉक्सिन की वजह से होता है, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि शराब जो पीने वाले हैं अल्कोहलिक, उनके खून में शराब पीने के थोड़ी देर बाद बनना शुरू हो जाती है और एक्यूमुलेट होती है एल्डिहाइड, और वो जमा होते होते उसको डिसफंक्शनल कर देती है। ये वही चीज़ है जो इब्तिदा में सुबह आप देखते हैं कि किसी को हैंगओवर होता है, वो कहता है सर फटा जा रहा है, मेरी ज़बान खुश्क हो रही है, मुंह में बात करना मुश्किल हो गया है। तो इन सब सूरत हाल में हम समझते हैं जो असल कल्प्रेट है, जो शराब की बीमारी में जिसको हम फोकस करते हैं, वो एल्डिहाइड है और उसका इज्तमा है, जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता और अल्कोहलिक्स में होता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और फिर उसकी जो तलब है शराब की, जितनी एल्डिहाइड खून में ज़्यादा होगी, इस एल्डिहाइड नामी टॉक्सिन में एक ये बात भी है कि ये शराब की शदीद प्यास बढ़ाती है। जितना ब्लड में एल्डिहाइड होगी उतना ही शराब पीने को दिल चाहेगा, उतना ही वो बदलिहाज हो जाएगा, उतना ही वो मुंह में जो आएगा वो बोलेगा और उसे बाद में याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो रजिस्टर करने वाला ब्लैक बॉक्स है, जो दिमाग में एक आला होता है हमारे भी, जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, सोचों को रिकॉर्ड करता है और हमारे इर्द गिर्द के वाक़यात को रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है और बाद में जब उससे बात की जाती है तो वो कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और वो अपने पूरे चाम के साथ अपने एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में या अ पर्सन गोइंग टुवर्ड्स अल्कोहलिज्म उसमें क्या फ़र्क है। मासूमा ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मासूमा, आपको काफ़ी होल्ड करना पड़ा, लेकिन मैं बात काट नहीं सकती। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें मैं सुन रही थी कि डोंट से सॉरी। हाँ जी, द रीज़न, मेन रीज़न जो मैं समझती हूँ, बुनियादी तालीम ख़ास तौर पे इस्लामी तालीम की कमी और एक में हालिस का, जो मैं खुद भी करती हूँ, शुक्र मैं शराब नहीं पीती, मतलब टेंशन डिप्रेशन का बता रही हूँ। टेंशन डिप्रेशन एग्रेशन के लिए जो मैं खुद करती हूँ और इफेक्टिव भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्युल अज़ीम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 70 बीमारियों से शिफा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी गम है। एक ये पढ़ें जिसको भी टेंशन डिप्रेशन एग्रेशन है। दूसरे ये कि हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि शराब के परमिट ना दिए जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, शराब असली हो या नकली हराम है और हमारा मजहब हमें हराम चीज़ों से बचने की बार बार तलकीन करता है। बिल्कुल। एक और छोटी सी दुआ है जो मैं खुद भी पढ़ती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी बताई है, उनको ये डर है कि हमारे बच्चे खराब सोबत में ना पड़ जाएं जी, तो वो है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरकान की आयत नंबर 78 है ये। मासूमा थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। आप रोज़ाना में इतनी मज़े की दुआएं बता देती हैं जिससे हमारी डेफिनेटली लाइफ आसान होती है, क्योंकि अल्लाह ताला पे मामला छोड़ना ही सबसे बेहतर हल है। हम किरण से जानेंगे। किरण, आप पूरा समाजी तौर पर, क्योंकि आप काम करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, उनके हुकूक के लिए बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि बुराई की जड़ क्या है? देखें, अब ये एक बड़ा ही मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो ये काम कर रहा है, पूरी माफिया है जिसको समझ नहीं आ रहा कि आप पकड़े का, इसकी जड़ कहाँ पे है। आपको क्या लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस के लिए हुकूमत का किरदार क्या हो सकता है? हुकूमत जो है इस वक्त इस तरह की किसी चीज़ पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रही। जितने भी पुलिस स्टेशन के SHO हैं, सिपाही, सब आपस में मिले होते हैं। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लाहौर में ही एक जगह है, वहाँ से रूटीन में 7 बजे 8 बजे के करीब बहुत छोटी कैटेगरी के ये क्रिश्चियन स्वीपर्स वगैरह वहाँ रहते हैं। वहाँ से डेली 7-8 बजे के करीब शराब इसी तरह निकलती है और बाहर जो चेकिंग के लिए खड़े होते हैं उनको 100-200 वो पकड़ाते हैं और निकल जाते हैं। एडिक्शन पे जब मैं आपको ये बात करूँगी, एडिक्शन जो है उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं पाकिस्तान में।
अगर कोई इलाज करवाना चाहे तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसकी कम से कम पर डे 1500 से लेकर 20,000 पर डे फ़ी है। उसके बाद जो एडिक्ट होता है पर्सन, उसको वो एक सेंटर में रख लेते हैं और मंथली 45,000, 40,000, 30,000 देते हैं और 3 मंथ्स के बाद वो बंदा सही तरह से होके बाहर निकलता, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जो बंदा कमा ही 6,000, 10,000, 12,000 रहा है, उस बंदे ने कैसे अफोर्ड करना? ठीक है। और फिर उसके एडमिशन के लिए कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फ्रंट पे आना नहीं चाहती, उनके आईडी कार्ड्स चाहिए होते हैं, उनका कोई ना कोई डाटा चाहिए होता है, वो कोशिश करते हैं कि इसको दाखिल तो कराएं और ये ठीक हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे, थोड़ा सा ऐसे कोई सेंटर्स बनाए जाएं जहां एडिक्शन जिनको हो चुकी है, गरीब लोग भी वहां जाएं और अपने इलाज करवाएं। इलाज नहीं उनका बिल्कुल भी हो रहा, मतलब हम लोग कुछ लोग मिलके आपस में 1-2 को तो करवा सकते हैं, लेकिन आप देखिए एक पर्सन पे 1.5 से 2 लाख रुपए बुराई है। पूरे कॉलम्स अखबारात में छप चुके हैं डिटेल में कि किस तरह से परमिट्स कितने लोगों के पास हैं और शराब की फरोख्त कितनी की जा रही है मुल्क में, इसकी प्रोडक्शन कितनी है। बिल्कुल आपने ठीक बात की किरण कि इस तरह से रिहैब सेंटर्स होने चाहिए और स्पेशली नाउ कि जब बल्दियाती नुमाइंदे उनको इख्तियारात मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मखसूस इलाकों को जानते हैं, वो इलाकाई जो माहौल है, सियासत है, जो भी माशरती मसले हैं उस इलाके के, उसको जानते हैं अच्छे से। तो आई थिंक इट्स देयर ड्यूटी आल्सो टू रेज अप द वॉइस। करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हर सरकारी अस्पताल में बेड्स मखसूस होते हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म के लिए, लेकिन वहाँ लोग नहीं जाते। आधे से ज़्यादा बेड खाली रहते हैं क्योंकि नशे के मरीज़ इलाज कराने के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होते। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में 400 ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जो कम या ज़्यादा चार्जेस पे इलाज कर रहे होते हैं। उनमें से बेशतर ट्रीटमेंट सेंटर बहुत सस्ते हैं और NGOs उन्हें चला रही हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ट्रीटमेंट सेंटर जो हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, वो महंगे भी हैं और वो एलीट क्लास की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है। सो लोगों को रुजू भी करना चाहिए, सरकारी अस्पतालों को निजस नहीं समझना चाहिए। वो भी अस्पताल होते हैं आपके और वहाँ आपको अगरचे बहुत सा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, लेकिन मैं अभी भी बताऊँ कि चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे कोई बीमारी हो, सरकारी अस्पताल ही बेहतरीन होता है क्योंकि वहाँ एक्सपर्टीज वहाँ होती है। और अगर आपको गार्लैंडिंग चाहिए, हार पहनाने के लिए कोई सिलसिला चाहिए तो वो आप उसका एहतमाम खुद से कर सकते हैं। आप देखें सरकारी हॉस्पिटल के हवाले से एक कल ही क्लिप चल रहा था कि एक खातून को बेड नहीं मिला। वो एक वाकया है कि हाँ सहूलियात का फुकदान है किरण, लेकिन जनरली जो बेस्ट प्रोफेसर्स आपको मिलते हैं वो तो सरकारी अस्पतालों के ही होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ये रेफर हो हमारे क्लिनिक्स पे। अच्छा जी, हाँ मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो सरकारी जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक के अपने टाइमिंग कोशिश करते हैं। दैट्स अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा मामला? सूप बन गया? सूप रेडी अब बन गया? अब बन गया, अब बन गया। चलो ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद यानी से मैं समझूंगी कि सूप बना है कैसे, आपको भी बता देंगे, डोंट वरी। एंड विल बी राइट बैक। इलाज की ही बात करेंगे मजीद और कैसा बर्ताव होना चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ जो शराब रेगुलरली पी रहा है और मिसबिहेव कर रहा है। थैंक यू। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में खुश आमदेद। अब चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, कोशिश करें कि तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बात कर लें। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कुछ पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, प्लीज़ एलैबोरेट। पॉलिसी को हम डिवाइड अगर कर दें, एक वो जो सरकार ने करनी है, एक जो हम डॉक्टर्स ने करनी है, तीसरे नंबर पे जो आवाम के लेवल पे होनी है। ओके। अब सरकार के लेवल पे मेरी तो ये राय है कि जिस तरह डेंगू को एरेडिकेट करने के लिए एक बड़ी मौसर मुहिम शुरू की गई और उसके नताइज भी बड़े अच्छे आए, इसी तरह की एक मुहिम शुरू की जा सकती है इससे अवेयरनेस की, जो ना सिर्फ आम आवाम को अवेयर करे बल्कि डॉक्टर्स के भी क्रैश कोर्सेज हों, क्योंकि डॉक्टर्स के कोर्सेज वगैरह मुख्तलिफ जगह पर कराए गए। डेंगू को कैसे डील करना है तो उसके अच्छे नताइज आए, हर कोई एक्सपर्ट होता चला गया। इसी तरह इस टॉक्सिक अल्कोहल, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो उनसे किताबों में पढ़ी अल्कोहल है, ये वो अल्कोहल भी नहीं है, ये एक नई फॉर्म की अल्कोहल है जिसको हमारे लोकलाइज करप्ट लोगों ने बनवा लिया हुआ। अच्छा, इसमें होगा ये कि मुख्तलिफ इलाके के लोग डॉक्टर्स को इकट्ठा करके वहाँ पे उनको बताया जाए कि ऐसा मरीज़ आए तो उसको कैसे इलाज करना। उसमें मैंने कुछ टेस्ट तो बताए थे। इसके अलावा मैं चाहूँगा एक बहुत ही सस्ता टेस्ट है यूरिन रूटीन का, 100 रुपये में 150 रुपये में हो जाता है। उसमें रिक्वेस्ट करना है यूरिन रूटीन फॉर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। अगर ऐसा पेशेंट जिसके यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ रही हैं और उसने इस तरह की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट किया है
तो ज़्यादा चांस ये है कि इसको इस टाइम अल्कोहल पॉइजनिंग हो चुकी है। अच्छा, ये आई थिंक डॉक्टर साहब आपने भी एक दफ़ा टेस्ट बताया था, ठीक और है। दूसरे नंबर पे मैंने ABGs का जिक्र किया, ऑस्मोलल गैप का शो, एनाइन गैप, ये कोई इतने मुश्किल टेस्ट नहीं हो जाते हैं, सिर्फ मसला महंगे नहीं है, ये इतने महंगे भी नहीं। ठीक है। ये ABGs तो गवर्नमेंट सेक्टर हर हॉस्पिटल में मौजूद है। ऑस्मोलल जो है ऑस्मोलैलिटी वो बाहर से करवानी पड़ेगी, 300-400 की हो जाएगी। इसमें जो वाहिद एक टेस्ट है जिसकी डिफरेंस है वो ये है कि अल्कोहल स्क्रीन, यानी कि कोई ऐसा टेस्ट हो जो हमें बता दे कि हमारे खून के अंदर मेथनॉल कितनी है, इथेनॉल कितनी है, इथिलीन ग्लाइकोल कितनी है, उसकी मिकदार, इसे हम कहते हैं अल्कोहल स्क्रीन, जो यूरोप वगैरह में तो रूटीनली अवेलेबल है, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है और कुछ प्राइवेट लैब्स स्पेशल रिक्वेस्ट पे देती हैं और 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है। वो हमारे लिए बेकार हो जाती क्योंकि उस 72 घंटे या 36 घंटे के अंदर अगर आपने फैसला ना लिया तो पेशेंट विल बी गॉन बाय दैट टाइम। और अल्टीमेटली एक पॉलिसी डिसीजन, एक चीज़ और मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मुनाफिकत भी छोड़ दे हमारा मुआशरा। इन गरीब लोगों को जब ये शराब पीते हैं तो इनको हकारत और बहुत सारी चीज़ों के साथ देखा जाता है। इसमें मेरे प्रोफेशन के भी कुछ, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक मरीज़ था, उसने मेथनॉल पी हुई थी। तो मैं उस ज़माने में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं किसी डिपार्टमेंट में उसे चेक करवाने के लिए गया। अब आई के लिए चेकअप करवाया तो डॉक्टर साहब ने उनको इस्लाम की और सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दोनों करते, बावाज़े बुलंद कोई 50 लोग बैठे थे, उसमें उसको खासा जलील किया और उसका टेस्ट नहीं हो रहा था, वो काफ़ी तकलीफ़ में था। तो एक ख़ास वक्त है तो मैंने बर्दाश्त किया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर अगर इसी जगह पे अभी कोई सियासतदान जो बड़ा ताकतवर आदमी और दूसरी अल्कोहल का एडिक्ट हो आके बैठे तो आप उसे फौरी तौर पे चेक करेंगे और वो आपको थैंक यू और आप उसे थैंक यू कर देंगे। Plus this has nothing to do with Islam or anything, ये सब रिलीजन में मना है। Exactly. ये प्लीज गलत तासुर है कि क्रिश्चियनिटी में अलाउड है, उसमें भी मना ही है। मॉरल वैल्यूज नहीं एज सच, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं जो शराब पी रहे हैं, लेकिन फिर हम एक ही क्राइटेरिया रखें यहाँ, या अगर ये हमारे पास आते हैं या हमारे इर्द गिर्द रहते हैं तो बजाय ये कि इनको सेग्रीगेट और छोटा कंसिडर करने के, इनकी हेल्प करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बेसिकली सोशल स्ट्रेसेस और डिनायल है जो इनको ये शराब पीने पे मजबूर भी करता है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब। डॉक्टर सदाकत, अब मसला ये है कि एक शख्स शराब पीता है और वो नहीं छोड़ पा रहा या एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा वो उस चीज़ को कि वो गलत काम कर रहा है। ऐसे में उसके घर वाले भुगतते हैं उसका एटीट्यूड, उसकी बदतमीजियाँ तमाम तर। जो बीवियां हैं स्पेशली वो मिस हैंडल उनको करते हैं बीवियों को, फिर बहनें हो गई, माएँ हो गई, बाप भाई सब कुछ। क्या करें घर वाले उस शख्स के साथ, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी रिस्पेक्ट जारी रखें और उसकी मदद ना करें शराब पीने के मामलात में, और शराब पीने से जो बुरे नताइज निकलें वो उसे ही भुगतने दें। अगर शराब का मज़ा वो लेता है तो फिर शराब के जो कुदरती नताइज हैं, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसे मसाइल पेश आते हैं शराब पीने की वजह से, अगर उसके दफ्तर से फ़ोन आता है कि वो क्यों नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी ये मत कहे कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी बीवी कहे कि जी मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। फिर बीवी या घर वाले किसी ऐसी जगह उसके साथ ना जाएं जहाँ शराब पी जाती है, जैसे उसके दोस्त की कोई दावत है, कोई डिनर है जिसमें बीवी खामद के साथ जा रही है और उसे पता है कि वहाँ शराब सर्व होगी। जहाँ शराब सर्व होती है वहाँ साथ मत जाएं, वहाँ जाने से आप इनकार कर दें, किसी के फेल को उसके साथ रहने दें लेकिन ख़ुद उसमें एंडोर्समेंट ना दें, उसमें शरीक ना हो। और मरीज़ की मदद सिर्फ शराब छोड़ने में करें, किसी और मामले में नहीं। अगर वो बाथरूम में ड्रंक होके पड़ा है तो सुबह उठेगा तो खुद ब खुद बिस्तर पर आ जाएगा। अगर वो सोफे पे करवट लेके एक अजीब सी पोजीशन में लेटा हुआ है तो आप उसे सीधा करके घसीट घसाट के बिस्तर पे ना डालें, इससे उसको आदत पड़ती है फिर। हाँ, जी बिल्कुल। तो इसमें यह है कि जब आप उसकी शराब के जो मनफी असरात हैं उस पर उसमें मुआवन साबित होते हैं तो वो ये अज्यूम करता है कि आपको उसका शराब पीना कबूल है। दूसरी बात यह है कि जो शराब पीता है फिर वो अपनी वैल्यू टेस्ट करता रहता है, वो अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे उसे वापसी में ये फिर एहसास मिले कि उसका शराब पीना एक्सेप्टेबल है, उसकी घर में पोजीशन जो है वो क्रिटिकल नहीं हुई। और लोग एक नेगेटिव हेजिटेशन में भी मुब्तला होते हैं कि हेजिटेट करना चाहिए शराब पीने वालों को, लेकिन तमाम घर वाले शराब पीने वाले के सामने बात करते हुए झिझकते हैं। वो दूसरे लोगों को घर के उस हिस्से में जाने नहीं देते जहाँ कोई बैठ के शराब पी रहा होता है और वो सुकून से बैठ के पीता रहता है। और कवर अप करना और कारपेट के नीचे चीज़ों को भेजना ये आखिरकार बर्बादी का बायस बनता है। ठीक है। लेकिन अगर
ये 3 स्टेजेस हैं कि आप उसकी मदद कैसे करें कि वो शराब से निजात हासिल करें। पहली बात यह है कि अगर वो शराब पीता है और अभी किसी को तकलीफ नहीं देता, तो उसके लिए ये पॉलिसी होगी कि आप उसके शराब पीने को किसी तरह भी इंडोर्स ना करें और वक्तन फ़वक्तन अपनी फीलिंग्स बताते रहें कि उसका शराब पीना कतई तौर पर उन्हें अच्छा नहीं लगता और इससे उनका इमेज ख़राब हो रहा है। जब वो सेंसेस में हो तो उनको बताएं। उनको बताएं। वो ये तो वो है जो सेंसेस में ही होता है, लेकिन शराब पीता है और अल्कोहलिक नहीं है। अच्छा, अगर कोई अल्कोहलिक हो गया है और अभी आगाज़ है इस बात का और वो अपना काम काज कुछ ना कुछ कर लेता है, या यूनिवर्सिटी अभी जाना आना उसका चल रहा है, अगरचे उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं या कारोबार मुतासर हो रहा है, तो फिर आप एक चीज़ करते हैं जिसे प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन है कि एक ही दिन में आप कई दफ़ा बातचीत करते हैं पर 1 मिनट से ज़्यादा आप बात नहीं करते। आप दूसरे को ब्लेम नहीं करते, आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं और दूसरे को बताते हैं कि इस रवैये का आखिरकार नतीजा क्या निकल सकता है। झूठी धमकियां ना दें और हो सके तो सच्ची धमकियां भी ना दें। झूठी धमकियां वो होती हैं जो आप किसी को देते हैं और उस पर अमल नहीं करते। सच्ची धमकियां वो होती हैं जो आप धमकियां देते हैं और फिर अमल करते हैं, लेकिन उससे भी घर बिखर जाते हैं। ठीक है। सो इसमें एक पहलू ये है कि जब कोई अभी पार्शली डिसफंक्शनल हो गया है तो आप उसके साथ प्रोसेस इंटरवेंशन करते हैं और उसके अंदर इलाज को हासिल करने या मदद हासिल करने का रुझान पैदा करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स उसके अंदर पैदा करते हैं। उसे ये नहीं करते हैं कि चलो इलाज कराते हैं। आप उसे ये नहीं कहते कि तुम शराब मत पियो, आप उसे कहते हैं कि तुम मदद हासिल करो, क्योंकि आप किसी को वो बात कहते हैं जो वो कर सकता है, वो बात नहीं कहते जो वो नहीं कर सकता। आप ये नहीं कहते कि शराब कम कर दो या शराब पीना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि उसे लत लग गई है तो फिर आप उसे मदद हासिल करने के लिए कहते हैं। अगर कोई डिसफंक्शनल हो जाता है और बिल्कुल बिस्तर पे हो गया है और वो कोई कारोबार भी नहीं करता, तो फैमिली इंटरवेंशन होगी, जिसका मतलब यह है कि फैमिली बाकायदा ट्रेनिंग लेगी, काउंसलिंग लेगी और फिर एक दिन सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे मिलके बात करेंगे। 1 बाय 1 मरीज से बात करना मुश्किल होता है। एक है फिर क्राइसिस इंटरवेंशन, जब हालात बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और एवरी डे, तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब यह है कि आप इलाजगाह को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके उन्हें सेफ कस्टडी में ले लें और इलाज में डाल दें। ठीक है डॉक्टर साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। किरण, आप इस पूरे मामले को सम अप कैसे करती हैं? प्लीज़ सम अप कीजिए हमारे प्रोग्राम को। मैं सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो इलाज हैं इसको सस्ता किया जाए। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं इनमें अफोर्डेबल लोग जाते हैं सिर्फ। उसके अलावा जिस तरह ये कच्ची शराब पी के मरने वालों की तादाद है या जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट के लेवल पे ये होना चाहिए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, THQ हैं या DHQ हैं, वहाँ पे हर पोजीशन पे एक ऐसा पर्सन मौजूद है जिसको पता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर्सन को ये पता होता है कि किस जगह पे, इस एरिया के किस जगह पे ये चीज़ बन रही है और कहाँ सेल हो रही है। ये वक्त आने से पहले ही कि जब हम अमवात देखें और तमाशा बने दुनिया में, उसको उसी वक्त कंट्रोल कर लेना चाहिए और ऐसी जगहों पे छापे मारें, उसको बंद करें और कोशिश करें कि इनका जो एक कनेक्शन बना हुआ है जिसको ये सेल कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसको टाइम से ही पकड़ लिया जाए तो ये इतनी होती ही नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, चले जी, किचन का भी रुख कर लेते हैं और एनी हमें एक्सप्लेन कर दें फाइनली कि आपने क्या कैसे बनाया। सूप का थोड़ा सा मुझे बता दें आप, ऑप्शंस का क्या प्रोसीजर है? सूप के लिए सबसे पहले चिकन स्टॉक लिया है, उसके जब स्टॉक रेडी हो गया उसके बाद फिर जो है चिकन मैंने ऐड किया। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। बोनलेस चिकन डाल के उसमें कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न्स लिए हैं उसको चॉप करके और थोड़ा वैसे कर थोड़ा बाउल्स में वो फिर मैंने डाला है। उसके साथ इसमें आ गया साल्ट है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और उसके बाद जो है कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ और लास्ट में जो है एक अंडा लेके वो फेंट के अच्छी तरीके से फिर मैंने बॉईल करके और उसे फ़ौरन से बंद कर दिया और फिर ये सिझा दिया। और ब्लैक पेपर चिकन? ब्लैक पेपर चिकन में पहले मैंने इसे मैरिनेट किया था चिकन को। उसमें कॉर्नफ्लोर था, अंडा, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और एक अंडा लेके उसको पहले ज़्यादा होती है। हाँ जी, थोड़ी काली मिर्च थी। और उसके बाद फिर उसको मैरिनेट करके फिर लहसुन चॉप करके उसे सौते किया चिकन को। उसके बाद जो था चिकन स्टॉक डाला है, उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर के बाद कैप्सिकम और वो प्याज जो थी वो मैंने स्क्वायर शेप में लेके उसको सौते करके फिर इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये डन हो गया, चिकन रेडी हो चुका है। जी जनाब, क्योंकि आज हमने बात की शराब के मुख्तलिफ पहलुओं की कि कच्ची शराब का इस्तेमाल किस तरह से नुकसानदेह है, डॉक्टर औरंगजेब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये बनाई कैसे जाती है, किन किन चीज़ों से बनाई जाती है और किस तरह से नुकसानदेह है।
उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा कि अगर किसी ने कच्ची शराब कंज्यूम की है तो इब्तदाई अलामात कौन सी हैं कि जब आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है तभी इसका इलाज मुमकिन है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों डायलिसिस ही इसका इलाज है। डॉक्टर सदाकत ने बताया कि घर वालों को क्या करना चाहिए अगर कोई शख्स अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा, शराब नहीं छोड़ पा रहा, और ख़ुद वो शख्स क्या कर सकता है। उसको अब ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वाकई अल्कोहलिक है और किसी तरह से ये चीज़ ना उसके घर में कबूल की जाएगी ना समाजी तौर पे कबूल की जाएगी। किरण ने हमें ये बताया कि क्या हमारे पास मसाइल हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरह से ये माफिया काम करता है, हमारी पुलिस का क्या किरदार है इस पूरे मरहले को लेके, और फिर बल्दियाती नुमाइंदे या जो इलेक्टेड जो भी लोग हैं, MPs हैं, MNAs हैं उस इलाके के, वो अपना काम कैसे अंजाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने नियो पाकिस्तान देखा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमेशा की तरह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे गेस्ट रहे। थैंक यू ऑप्शंस फॉर दिस अमेजिंग फूड जो हम रोज़ यहाँ पे तनावुल फरमाते हैं, बड़े मज़े के साथ खाते हैं। नियो पाकिस्तान आपने देखा, अब नियो न्यूज़ के साथ अपना रिश्ता बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया।